नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर शोएब अख्तर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं शोएब अख्तर का। तो 2011 की विश्व विजेता टीम इंडिया 2015 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। अपना खिताब बचाने में नाकाम साबित हुई धोनी की टीम। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि धोनी की इसी टीम ने वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में 7 शानदार जीत हासिल की और 8वें मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मात खाई टीम इंडिया ने। अब इस हार के बाद जाहिर सी बात है देश का सपना टूटा है, फैंस मायूस हैं, फैंस में नाराजगी है। लेकिन जिस अंदाज में फैंस टीम की आलोचना कर रहे हैं, क्या ये सही है? धोनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्व कप के सेमीफाइनल में हार के बाद की ये तस्वीरें हैं। टीवी तोड़े गए, खिलाड़ियों की तस्वीरें जलाई गई, विराट और अनुष्का की तस्वीरों तक आग के हवाले हुई। अनुष्का शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन तस्वीरों से सवाल ये उठता है कि क्या उस टीम के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जिसने विश्व कप में लगातार 7 मैच में जीत दर्ज की? प्रदर्शन ऐसा हुआ जैसे जिंदगी में पहली बार हार मिली हो। क्या यही हैं टीम इंडिया के असली फैन? क्या इन फैंस को हार बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है? ये सच है कि हार बड़ी थी, बुरी थी और विश्व कप के फाइनल के बिल्कुल करीब जाकर मिली थी। लेकिन यह भी तो सच है कि उस टीम ने हमें जीत का जश्न मनाने का मौका दिया था जो विश्व कप से पहले लगातार हार रही थी। ऐसे में सिर्फ एक हार क्या टीम इंडिया को देश का दिल तोड़ने का जिम्मेदार बना देती? शायद नहीं। हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये देखिए। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, हमें उन पर गर्व है। हार के बाद टीम इंडिया के कुछ फैंस ने विराट कोहली और अनुष्का की तस्वीरें जलाईं। कई चुटकुले भी इन दोनों को लेकर सोशल मीडिया में उछाले गए। ऐसे में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का ये ट्वीट शायद उन लोगों के लिए सबक हो। अनुष्का को दोष दिया जा रहा है, उनके बारे में जोक चल रहे हैं। एक औरत क्या सिर्फ ध्यान भटका सकती है? क्या वो किसी की ताकत नहीं बन सकती? उस वक्त का क्या जब हमारी टीम मैच जीती या विराट ने शतक लगाया? हम हर बार नहीं जीत सकते। मुझे हमारी टीम पर गर्व है। धोनी की पत्नी साक्षी भी खुलकर टीम इंडिया के समर्थन में आ गई। साक्षी ने लिखा, मुझे अपनी टीम पर गर्व है। हम पूरी ताकत से लड़े। हमें क्रिकेट में कभी जीत मिलती है तो कुछ मैचों में हार का सामना भी करना पड़ता है। टीम की हार से फैंस निराश हैं, आलोचना कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन से फैंस में जीत की उम्मीद जगाई थी। विश्व कप से पहले ट्राई सीरीज में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों से हारा था। टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरह धोया था। 2 महीने तक हम जीत का स्वाद भूल चुके थे। लेकिन विश्व कप के लीग मैच और क्वार्टर फाइनल मुकाबले समेत 7 मैच जीतकर टीम इंडिया ने जीत की आदत बना ली और फैंस ने भी जश्न को जुनून बना लिया। शायद यही वजह है कि सेमीफाइनल में मिली हार ये कुछ फैंस बर्दाश्त नहीं कर सके और इस तरह अपना गुस्सा निकाला। महेंद्र सिंह धोनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीम जीतती है तो फैंस भी जश्न मनाते हैं। टीम की हार होती है तो दुखी भी होते हैं फैंस। लेकिन हार पर हाहाकार मचाना क्या सही है? शोएब, हार पर ऐसी हाय तौबा क्यों? पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि टीवी नए थे या पुराने थे। मुझे लग रहा है टीवी सारे पुराने तोड़े हैं, किसी ने नया टीवी नहीं तोड़ा। मतलब क्या, नकली गुस्सा? देखिए ये 8 सालों में इंडिया वो करने में कामयाब रहा जो बाकी टीमें शायद ख्वाब देखती हैं। वर्ल्ड कप, T20, चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट सीरीज, वनडे, और क्या ये टीम करके दे कि जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन हो जाए। और दूसरा मैं समझता हूं कि ओवर रिएक्ट करने की जरूरत क्या है। जब आप 7 मैच जीते हो
और अच्छा जीते हो, उसमें पाकिस्तान से भी जीते हो, उसके साथ आप साउथ अफ्रीका से भी जीते हो, तगड़ा जीते हो। ऐसा नहीं कि तगड़ा नहीं जीते। आपको पहले यकीन ही नहीं था कि ये टीम शायद क्वार्टर फाइनल भी क्वालिफाई कर जाए। वो भी उम्मीद दिलाई किसने? टीम इंडिया ने दिलाई कि हम शायद क्वालिफाई भी कर सकते हैं। क्वालिफाई भी किया और फिर क्वार्टर फाइनल भी जीते। ऐसा नहीं, फिर सेमीफाइनल भी पहुंचे। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट, एक बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश, और इतना हारने के बाद इंडिया टीम ऊपर आई और अच्छा खेल पेश किया। थोड़ी सी फाइट कम थी, हाँ मैं मानता हूँ, ये गुस्सा जायज़ है। अगर इस पे बात कीजिए कि थोड़ी सी फाइट कम नजर आई, अगर वो पूरी होती तो शायद ये गुस्सा भी ना होता। दर्शकों के भी कुछ सवाल हैं यहाँ पर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हमारी टीम हमेशा बड़ी टीम के खिलाफ ही क्यों ऐसा हारती है? मतलब हमेशा ये देखा जाता है कि बड़ी टीम के खिलाफ ही उनका प्रदर्शन हमेशा निराशाजनक रहता है। अच्छा, मैं आपसे दो सवाल करता हूँ। आज मैं सवाल करता हूँ आपसे, मुझे ये बताइए, क्या क्वार्टर फाइनल में इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया से पिछले वर्ल्ड कप में? जी जीते हैं। पाकिस्तान से जीता सेमीफाइनल? जी। पाकिस्तान छोटी टीम है कि नहीं? पाकिस्तान एक मिनट, मैं सवाल करूँ, आप जवाब दीजिए। जी जी। मैं दूसरा ये पूछ रहा हूँ कि आप ही मुझे ये बताइए, क्या इंडिया ने 2011 में सिर्फ एक मैच हारा, बाकी सारे जीते, क्या वो छोटी टीमें थी? इंग्लैंड सारा कुछ, वो मेरे भाई याद रखो। अब ये नहीं हो सकता, आप ये याद रखिए कि मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन और हेजलवुड ये बड़े ही सीजन्ड और काफ़ी तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं। ये टेस्ट करेंगे आपकी बॉलिंग को, सेकेंडली आपकी बैटिंग को, दूसरा थोड़ा सा आपके बैट्समैन जल्दी कर गए, तो जिसकी वजह से आप वो फाइट ना दे पाए जो देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी फाइट, लड़ाई कम, जुनून कम नज़र आया, लड़ाई कम नज़र आई, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी, तो उस वजह से शायद मुझे लगता है। लेकिन इंडिया टीम ने बहुत 8-9 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने। शोएब भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था तो पाकिस्तान से मैच जीता टीम इंडिया ने, और जो इंडियन फैंस थे उन्होंने ये भी कहा कि अब हमने पाकिस्तान से मैच जीत लिया तो अब हमारा ये जो जीतना है वो विश्व कप जीतने के बराबर है। और आगे चलकर वही टीम इंडिया जब किसी टीम से जैसे ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गई तो वही जो पाकिस्तान का गुस्सा था अब वही गुस्सा इंडियन फैंस में है, तो ये कहाँ तक सही है? आप इतने जल्दी भूल जाते हो कि टीम इंडिया ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया और आगे चलकर आप वही सारा गुस्सा इंडियन प्लेयर्स पे निकालते हो। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि जब मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मेरी हमेशा ही एक टेक रही है कि जब जीतो एज अ कौम जीतो, और जब हारो तो फिर भी एज अ कौम हारना चाहिए। कभी नहीं आपको एज अ सिंगल आउट कर देना चाहिए कि यार वो जीते तो हमारे, हारे तो तुम्हारे। ये क्या हमें अजीब सी बात है। तो ठीक है, हारे ज़रूर बताओ, लेकिन पिन पॉइंट करो प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुई हैं, उसको चलते हुए वो ठीक की जाए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, इंडियन क्रिकेट बेहतर हो, दुनिया क्रिकेट बेहतर हो। अगर बांग्लादेश क्रिकेट में मुझे कुछ नजर आएगा मैं जरूर बताऊंगा आपको, इसी फॉरम में बैठ के बताऊंगा, ऑस्ट्रेलियन का बताऊंगा। अब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा फेंटा लगाएगा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को, वो एक्सपोज करेगा इनको, वो आप देखना कैसे होगा। लेकिन जो पैसिफिक रहना चाहिए यार, कि ये प्रॉब्लम उस पर है, लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में। शोएब, वैसे क्रिकेटर्स पे असर पड़ता है? क्योंकि हम कहते हैं कि जब फैंस सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो फिर हौसले बुलंद होते हैं, और हारने के बाद जब इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है तो खुद खिलाड़ी पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हमको मार से थोड़े ना है, हम जमीन के ही हिस्सा है। और जब वो थोड़ी सी बात होती है, टेक्स्ट होता है, ट्वीट होता है, हम सारे सोशल मीडिया पढ़ते हैं, हम सारे मीडिया देखते हैं, हमें अफेक्ट होता है और हमें बुरा लगता है। और किसी को भी शायद बुरा अच्छा ना लगे। आप में से मैं किसी के बारे में लिख दूं, आपको भी अच्छा लगेगा कि यार मेरे 4 जानने वाले हैं, वो भी देख लेंगे यार ये मेरे बारे में क्या लिख दिया। तो लोगों की प्लीज़ पर्सनल लाइफ पे मत जाइए। लोगों की क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ पे डाउट है, बात कीजिए, गलती की बात कीजिए, लेकिन इतना आगे निकल जाना और एकदम अचानक से भूल जाना, थोड़ा सा मुझे हैरत होती है। अपने पाकिस्तान भी जब हारता तो बहुत ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ करने लग पड़ते हैं, लेकिन मैंने जितना क्रिटिसाइज़ किया आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेक्निकलिटीज़ पे किया कि पाकिस्तान में अगर ये ऐसे कर लेता तो वैसे, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, अगर ये ऐसे कर जाए तो ये शायद निकल जाए, तो उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि देखिए शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, और ऐसे में खेल को खेल भावना के साथ ही देखना चाहिए। हार और जीत तो खेल के साथ लगी ही रहती है। खास बात यह कि अगर हारी टीम इंडिया तो इस हार से सबक टीम क्या ले सकती है, खासतौर से बल्लेबाजों के स्तर पर जो अहम सबक टीम इंडिया के पास है, और आने वाले 4 साल बाद 2019 के वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया को फायदा पहुंचा सकते हैं, उस पर एक रिपोर्ट।
भारतीय टीम सेमीफाइनल में बेशक हार गई हो, लेकिन इस टीम ने सीखा है अहम सबक। ऐसा सबक जो भारत को 4 साल बाद होने वाले विश्व कप में काम आएगा। भारत के 5 टॉप बल्लेबाजों में सभी युवा हैं और भविष्य की उम्मीद है। सेमीफाइनल मैच में जब तक शिखर धवन और रोहित शर्मा मैदान में थे, तब तक भारत मैच में बना हुआ था। शिखर धवन के आउट होते ही भारतीय टॉप ऑर्डर ढह गया। सेमीफाइनल में गलत शॉट जरूर खेला, पर यही तो शिखर धवन का स्टाइल है। कुल मिलाकर देखें तो 29 साल के शिखर धवन टूर्नामेंट में धोनी और देश की उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 412 रन बनाए और औसत रहा 51.50 का। शिखर धवन का यह पहला विश्व कप था। सिर्फ शिखर ही नहीं, बल्कि टॉप 5 बल्लेबाजों में 3 के लिए यह पहला विश्व कप था। सिर्फ विराट कोहली और रैना के पास विश्व कप में खेलने का अनुभव था। यह पहली बार है जब भारतीय टीम इतने कम अनुभव वाले खिलाड़ियों के साथ विश्व कप खेलने उतरी थी, लेकिन इसके बाद भी युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। शिखर के जोड़ीदार रोहित शर्मा ने 8 मैचों में 330 रन बनाए 47.14 की औसत से। 2011 विश्व कप के ओपनर से तुलना करें तो पिछली बार भारतीय ओपनर थे तेंदुलकर और सहवाग। तेंदुलकर 6ठा विश्व कप खेल रहे थे तो सहवाग 3रा। शिखर और रोहित के लिए यह पहला विश्व कप था। सहवाग का औसत था 43.66, जबकि सचिन का 53.55। नंबर 3 पर गौतम गंभीर पिछले विश्व कप में उतरा करते थे, जबकि उन्होंने 43.66 की औसत से 393 रन बनाए थे। अब इस विश्व कप में नंबर 3 के बल्लेबाज विराट कोहली की बात करें तो कोहली ने 8 मैचों में 50.83 की औसत से 305 रन बनाए। वहीं पिछली बार विराट कोहली ने 9 मैच में सिर्फ 282 रन बनाए थे 35.25 की औसत से। सुरेश रैना ने 8 मैच में 6 पारियां खेली, जिनमें 56.80 की औसत से 284 रन बनाए। भारत के टॉप 5 में 3 का औसत 50 से ऊपर का रहा, जिसे बेहतरीन प्रदर्शन कहा जा सकता है। रोहित शर्मा का औसत 47 के करीब रहा, लेकिन सबसे खराब औसत रहा अजिंक्य रहाणे का। रहाणे ने 8 मैच की 7 पारियों में 208 रन बनाए 34.66 की औसत से। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय बल्लेबाजों ने यह प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर किया है, जहां भारतीय बल्लेबाजों के विफल होने की परंपरा है। यह भी सच है कि 8 में 3 मैच छोटी टीमों के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल हालात में भारतीय बल्लेबाजों ने 8 में 7 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि हमारे बल्लेबाज सेमीफाइनल की हार से सबक लेकर अगले विश्व कप की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब देश फिर से 28 साल इंतजार करने को तैयार नहीं है। शोएब, भविष्य की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। जी, इनमें से काफी प्लेयर हैं जो अगले वर्ल्ड कप तक जाएंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ल्ड कप से पहले ये अगले साल की परवाह करें और टेक ईच डे एज कम्स। और मैं समझता हूं कि यहाँ से चलते हुए बहुत सारी ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गैर मामूली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ज़रूर करिए, आपको कहाँ का कमज़ोरी नज़र आती है आप वहाँ पे स्पेशलिस्ट डालिए। हाँ, मैं एक बात समझता हूँ कि इंडिया को टिपिकल प्रॉपर ऑलराउंडर्स ढूंढने पड़ेंगे। वनडे में अगर जीतना है इंडिया ने तो प्रॉपर ऑलराउंडर्स ढूंढने पड़ेंगे। कोरे एंडरसन है, जैसे हम आगे ऑलराउंडर्स पर बात करेंगे, लेकिन अगर फिलहाल टॉप 5 बल्लेबाजों की बात की जाए तो सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज थे उसमें जिन्हें अनुभव था वर्ल्ड कप में खेलने का, बाकी सब बिल्कुल नए बल्लेबाज। इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, और पहला वर्ल्ड कप था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आगे चलते हुए अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला अगले साल के आखिर में, वहाँ तक मिलेंगे आपको 4 से 5 प्लेयर आपके ऐसे। विराट है, अजिंक्य रहाणे हैं, आपके विराट कोहली और शिखर धवन, रोहित शर्मा, ये 4-5 प्लेयर आपके जाएंगे 2019 तक। तो आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि टीम तो आपकी बड़ी तगड़ी है, टीम बहुत अच्छी है, आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, बॉलिंग आपके पास ये खुदा की तरफ से गिफ्ट मिल गया आपको, 140 प्लस करने वाले बॉलर मिल गए। ये 70 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ आपके साथ, वो मिल गए जिसकी वजह से आपको उम्मीद बनी कि यार हम भी कर सकते हैं। तो इसके चलते हुए टीम तो अच्छा ही करेगी, लेकिन ये है कि थोड़ी सी जहाँ पे चल के मैं समझता हूँ कि टीम को थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है, थोड़ा और बेहतरी लाने की जरूरत है। बस सवाल यहाँ पर हैं लोगों के पास, जरा ले लेते हैं सवाल। शोएब सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे तो क्या धोनी को ऊपर आके खेलना चाहिए था और थोड़ा प्रेशर कम करना चाहिए था? जैसा कि धोनी सबसे अच्छा खेलते हैं प्रेशर थोड़ा जब टीम में रहती है। हाँ, मैं ये समझा था कि शायद सुरेश रैना से ऊपर आएंगे और मैं समझ रहा था कि शायद थोड़ा सा आके प्रेशर लेंगे, लेकिन उनकी सोच जरा फ़र्क है उनसे। मैं अगर होता उनकी जगह तो मैं यही करता, और शायद
और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करता तो मैं शायद वनडो नहीं आ जाता और विराट को नीचे कर देता और लेट करता। लेकिन धोनी का सोचने का तरीका एक बहुत फर्क है, ये मेरा सोचने का तरीका है। लेकिन धोनी इसी चीज़ की वजह से फेमस भी हैं, इसी चीज़ की वजह से क्रिटिसाइज भी होता है उनको कि बहुत सारी गैर मामूली चीज़ें कर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो नहीं करते, इसीलिए वो धोनी है और इसलिए वो सक्सेसफुल है और कभी नाकाम भी है। वैसे बल्लेबाजों को लेकर जितने सवाल उठे तो धोनी जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया तो उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए लक्ष्य इतना बड़ा था जिसको चेज करने के लिए टीम इंडिया उतरी थी कि बल्लेबाजों को जरूरत तो थी ना इस तरीके के शॉट्स खेलने की, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ता, तो ऐसे में सवाल उठाना बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस पर यह गलत है। आपका व्यू? देखिए अब विराट कोहली का पुल शॉट स्कोरिंग शॉट है, अब उसने तो खेलना ही खेलना है, वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने स्कोरिंग शॉट छोड़ देगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा जल्दी था, ठीक है, मैं समझ रहा था कि 10 ओवर वेट कर लेते या 5 से 7 ओवर वेट कर लेते तो सेट हो जाते, फिर उसके बाद में शॉट्स खेलते आराम से मिल्क करते उनको। लेकिन विराट का वो स्कोरिंग शॉट है, वो उसने खेलना ही खेलना है और उसको थोड़ा सा वो आगे खड़े हुए थे, थोड़ा अपने आपको कम टाइम देते हैं, वहाँ से पुल शॉट मारना थोड़ा सा जल्दी कर गया था। लेकिन 350 रन करना ओब्वियस एक बहुत बड़ा हदफ था, हम सारे समझ रहे थे ये शायद ना हो पाए। अगर शिखर धवन थोड़ा सा और डीप जाते, शिखर धवन थोड़ा और 25 ओवर तक जाते तो शायद फिर चांस बनता। अगर इस इंडिया के पास 3 खिलाड़ी आउट होते, 30 ओवर गुजरे होते तो शायद फिर चांस बन सकता था। लेकिन थोड़ा सा वो जल्दी कर गए, अगर वो डीप जाते तो शायद इंडिया शायद ये भी हो सकता था क्योंकि 70 हो चुका था 12 ओवरों में, तो आपको सिर्फ 260 ही करना था बाकी 38 ओवरों में, तो ये क्वाइट डूबल। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी किए, शॉट सिलेक्शन वाज नॉट राइट। स्कोरिंग शॉट जरूर खेलें लेकिन ऐसे खेलें कि जहां पे रिक्वायर्ड भी हो। और शायद इसकी वजह अनुभव की कमी, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस टीम में सिर्फ 4 ऐसे खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड कप पहले खेले हुए थे, जबकि 2011 वर्ल्ड कप जिस टीम ने जीता था उसमें कई ऐसे खिलाड़ी जो 2-2, 3-3, यहां तक कि 5-5 वर्ल्ड कप भी खेल चुके थे। अब बात करते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने हार के बाद ये साफ कर दिया कि फिलहाल वो वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में आगे अब इस टीम के साथ महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर एक रिपोर्ट देखिए आप। कुछ टाइम फ्रेम तय किया है रिटायरमेंट के लिए? होप टुमारो, कल तो नहीं करेंगे? नहीं अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, यू नो आई एम क्वाइट फास्ट। फिर भी कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एक एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशंस के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है, और उसका कंप्लीट ऑपोजिट लिखना वही होगा। धोनी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल तो वो संन्यास के मूड में बिल्कुल नहीं है, अभी उनकी नजरें T20 के विश्व कप पर टिकी हैं। कुछ टाइम फ्रेम तय किया है रिटायरमेंट के लिए? होप टुमारो, कल तो नहीं करेंगे? नहीं अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, यू नो आई एम क्वाइट फास्ट। फिर भी कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एक एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशंस के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है। T20 भी जरूरी है, लेकिन टीम मैनेजमेंट के लिए अब वक्त आ गया है कि अगले विश्व कप के लिए तैयारियां अभी से शुरू की जाएं। सवाल यह है कि क्या धोनी अगले विश्व कप तक खेल पाएंगे? तब तक धोनी टीम में खेलते रहेंगे या फिर उन्हें अगले विश्व कप के विकेट कीपर को मौका देना चाहिए? टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर धोनी ने हैरान कर दिया। अब विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी संभालेंगे। सवाल यह है कि क्या कप्तान के तौर पर भी उन्हें खुद बने रहना चाहिए या विराट को कप्तान बनाकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए? शोएब, आपको क्या लगता है 2019 में धोनी खेलेंगे? टू फार फेस्ट, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत तगड़े हैं, बहुत फिट हैं और मैं तो बहुत बड़ा फैन भी हूं उनका। लेकिन अपना 2 साल के बाद हर दिन देखिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं सजेस्ट ही कर रहा, रिटायरमेंट बड़ा पर्सनल मैटर होता है, वो जैसा फील कर रहे हैं वैसा डिसाइड करें। और मैं समझता हूं कि उनको कप्तानी करनी चाहिए, अगर 2 साल तक कप्तानी करनी चाहिए, उसके बाद जहाँ हालात कैसे बनते हैं उसके बाद डिसीजन लें वो। और मैं समझता हूं कि वो बहुत बेहतरीन कप्तान है और बड़े ड्रास्टिक चेंजेस भी करेंगे आगे चलते हुए इंडिया के लिए, और इंडिया को बेहतर टीम भी बनाएंगे। जो गलतियां उनको नजर आई वो उससे बेहतरी हासिल करेंगे। लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अपनी बॉडी के हिसाब से डिसीजन लें।
अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लें। तो कहीं 2019 के नजर से अगर देखा जाए तो वो 2-3 साल के बाद बहुत देर तो नहीं हो जाएगी तो एक नई टीम इंडिया बनाने में? 37 के हैं, मिसबा 41 में खेल सकता है, वो 37 में खेल सकते हैं। जी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर फिट है तो खेलते रहे। मतलब आप चांस दे रहे हैं कप्तान महेंद्र क्यों सिंह ना, धोनी? क्यों नहीं। विराट टेस्ट के मैच के बन गए हैं, उनको अगली साल मिल जाएगा, कप्तानी करते रहेंगे। वो देखिए कैसे पिक करते हैं टीम के लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को साथ चलते रहने दें, देखिए कि वो कैसे पिक करते हैं और वो कैसे टॉयलेट पे पहुंचते हैं, अपनी अपने करियर की टॉयलेट पे कैसे पहुंचते हैं। तो धोनी को डिसाइड करना है। मैं यही कहता हूं कि वो मेगरा कहते हैं ना, लोग आपसे पूछें जब रिटायर हो तो ये ना पूछे क्यों छोड़ रहे हो, ये ना कहें कब छोड़ रहे हो। तो वो उनको पता होगा टाइम फ्रेम। तो मैं समझता हूँ अभी उनके पास 2-3 साल है, वनडे के बेहतरीन प्लेयर हैं, अपने आप को चांस दें। मैं रिक्वेस्ट बार बार कर बैठा हूं मीडिया में, अपने आप को चांस दें और इंडिया को चांस दें ताकि इंडिया जीते। आइए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा गेंदबाजों की कर लेते हैं। गेंदबाजों के स्तर में इस वर्ल्ड कप से टीम इंडिया को हासिल क्या हुआ है? जी हाँ, क्योंकि सिर्फ मायूसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उम्मीद की क्या किरण नजर आ रही है। आइए जरा इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। हो जाते फिर कॉट बेहाइंड, बिल्कुल बहुत ही बड़ी विकेट। क्या टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी में बिखराव और उतार चढ़ाव भरे प्रदर्शन के पीछे गेंदबाजों पर जरूरत से ज्यादा दबाव है? ये सवाल उठा है विश्व कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद, और जवाब दिया है खुद कप्तान धोनी ने। एक तो हम ऑलराउंडर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा ऑलराउंडर के, दूसरी तरफ फास्ट बॉलर्स का भी जो काफिला है वो छोटा है। तो ऐसे लंबे टूर के बाद पीछे देखते हुए इनकी तरफ ध्यान कैसा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट गए तो समझो टीम ही टूट जाएगी। ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से हमारे सेटअप में रहा है, क्योंकि जब हम इंडिया खेलने के बाद वापस जाते हैं, डोमेस्टिक चालू होता है, तो सारे लोकल एसोसिएशंस बोलते हैं कि चलो आओ यहाँ पे बॉलिंग करो एंड ऑल। वहाँ पे मॉनिटर नहीं होता है फास्ट बॉलर कितनी बॉलिंग कर रहा है। अगर फास्ट बॉलर मना कर देता है तो एसोसिएशन बुरा मान जाती है कि यार इंडिया खेल रहे हो तो आप हमारे लिए बॉलिंग नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि एक अच्छा फास्ट बॉलर आता है, उसको आप ग्रूम करते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन 145 के बजाय वो 132 डाल के लाइन लेंथ वाला बॉलर बन जाता है। हालांकि इस विश्व कप में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से सबकी तारीफें बटोरी हैं। शमी, उमेश और मोहित तीनों ने अपनी काबिलियत साबित की है। 8 मैचों में भारत ने कुल 77 विकेट गिराए, इनमें से 48 इन तीनों ने ही मिलकर लिए। धोनी अब चाहते हैं कि शमी, उमेश और मोहित जैसे खिलाड़ियों में जो आग है वो आगे भी बनी रहे, लेकिन ऐसा बीसीसीआई और राज्यों के क्रिकेट बोर्ड की मदद के बाद ही मुमकिन हो सकता है। अगर आप इंडिया का बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि इनका वर्कलोड कितना है, ये कितने ओवर्स डालते हैं। एट द सेम टाइम इन्हें डोमेस्टिक के ज़्यादा मैचेस नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि ऑन एंड ऑफ खेलने चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। T20 भी यही फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, 50 ओवर भी यही खेलते हैं, टेस्ट मैचेस भी यही खेलते हैं, तो इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ में जो हमारा ब्रेक है, अगर आप बाकी टीमों का देखें तो महीने का 2 महीने का बीच में कभी कभी ब्रेक्स मिलता रहता है। 2 महीने का ब्रेक तो हमें पूरे साल में भी नहीं मिल पाता, तो थोड़ा टफ है। बट अगर सारे एसोसिएशंस जो हमारे स्टेट एसोसिएशंस हैं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे इस फैक्ट से, तो डेफिनेटली सेम सेट ऑफ बॉलर्स के साथ हम ज़्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। धोनी ने अपने गेंदबाजों की बदौलत ही विश्व कप के लगातार 7 मैचों में टीम को जीत दिलाई। वो भारत के सबसे कामयाब कप्तान है। जाहिर है धोनी ने ये बात अपने अनुभवों के आधार पर ही कही है। धोनी ने तो अपनी तरफ से समस्या का हल सबके सामने रख दिया है। देखना अब ये है कि उनकी बात कितनी दूर तक जाती है। जिसका जिक्र धोनी भी कर रहे थे कि तेज गेंदबाजों पर दबाव होता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार कैसे सहेज के रखा जाए उन्हें? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और पूरे साल में वो सारा साल क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, T20, वनडे, टेस्ट मैचेस नाम ले लें आप। और मैं समझता हूं कि ये जो गिफ्ट ऑफ गॉड है आपके लिए, 3 फास्ट बॉलर, वरुण आर्यन है, यादव है, शामी है, फॉर दैट मैटर और भी कोई है, इनको गार्ड करना है, इनको ट्रेन कराना है, रिकुपरेट कराना है। मैं आपको बता रहा हूं कि शामी मुझे कल थके हुए लगे, इसलिए कि वो सारा 3 से 4 महीने लगातार खेलते हुए आए। गर्मी थी, 5 ओवर का स्पेल कर दिया। मैं होता कप्तान से कहता 3 ओवर कराइए मुझे, ताकि मैं पुराने बॉल से आके आपको आउट करके दूं। शायद एक्सपीरियंस की कमी, शायद पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको गार्ड करना है आपने, इनको ट्रेन कराना है।
इनको वो ट्रेनिंग करानी जैसे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ या आप पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की मिसाल देता हूँ। हम ज़्यादा ट्रेनिंग और कम बॉलिंग करते थे, हम ज़्यादा टाइम जिम या ग्राउंड में गुजारते थे, और जब बॉलिंग करते थे हम कोशिश करते थे हम क्लब में मैच खेलें। नेट प्रैक्टिस नहीं करते थे, हम ज़्यादा नेट प्रैक्टिस नहीं करते। हम 10 ओवर कर रहे हैं तो बेशक बच्चे खेल रहे हो, बच्चों से खेल लेते थे, 10-10 ओवर बीच में करते थे बॉलिंग। तो थोड़ी सी रिकवरेशन का टाइम देना चाहिए, रिकवरी का टाइम देना चाहिए, और इनको तोड़ना है, इनसे काम लेना है हमने जी। और मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई बड़ा गौर से देख रही होगी इस चीज़ को, और फास्ट बॉलर को बचाना बहुत ज़रूरी काम है। उनकी ट्रेनिंग आज 80% ट्रेनिंग है, 20% स्मार्टनेस है। एक सवाल है यहाँ पर आपके लिए। शोएब भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से जो भी भारत हारी, शॉर्ट पिच बॉल ज़्यादा करना एक हार का बड़ा वजह बन सकता है, क्योंकि हमने और मैचों में उतना शॉर्ट गेंदबाजी नहीं की जितना इस मैच में किया था। तकरीबन आपने 30 से 35 विकेटें शॉर्ट डिलीवरी पे ली है पूरे टूर्नामेंट में। तो मैं समझता हूँ कि इस मैच में अगर थोड़ा सा ट्रैप करके शॉर्ट बॉल करते ना आप, तो फिर आपको रिजल्ट मिलते। बहुत ज़्यादा स्लो विकेट थी, बॉल फंस के आ रहा था, तो इतना तेज़ आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से शायद इतना इफेक्टिव रहा नहीं पीछे करना बॉलिंग। अगर आगे से ट्रैप करते और फिर बाउंसर करते तो फंसते, लेकिन आपने सारा टाइम पीछे लेंथ बॉल और लेंथ बॉल से थोड़ा सा ऊपर किया, तो जहाँ पे रन्स बने, विकेट स्लो था तो उस पर रन्स होते रहे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी थी, क्योंकि ट्रैप करना नहीं आता और किस वक्त क्या बॉलिंग करनी है वही नहीं पता। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इंडियन फास्ट बॉलर को अभी भी रिवर्स स्विंग सीखना पड़ेगा, पुराना बॉल सीखना पड़ेगा। पुराने बॉल्स को नहीं आता क्या करना है, उनको ना क्रीज यूज़ करना आती है, ना उनको बाहर से बॉल करना आता, नया बॉल करना सीख लिया है। पर थोड़ा सा वक्त के साथ साथ पुराना बॉल करना जब सीखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर बॉलर बन जाएंगे। जहां वो 2-2 आउट करें वहां पे 4-4 आउट करेंगे। तो रिवर्स स्विंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इनके लिए। एक बदलाव जो अब टीम इंडिया में तय माना जा रहा है वो है नए कोच को लेकर, क्योंकि डंकन फ्लेचर जिनका टेन्योर खत्म होने वाला है, ऐसे में कौन हो सकता है नया कोच? शोएब, आपके व्यू में? मैं इसके बारे में क्या कह सकता है, ये तो बीसीसीआई फैसला करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई भारतीय अगर इस भूमिका में आए वो ज्यादा बेहतर है या फिर विदेशी हो वो ज्यादा अच्छे? डिपेंड्स आपको क्या सूट करता है, आपको जो सूट करता है आप वो लीजिए, लेकिन बंदा दिलेर हो और आपकी टीम में एग्रेशन लाए, आपकी सोच में बदलाव लाए, आपको बेहतर से बेहतरीन करे, ऐसा बंदा। शेन बॉन्ड आए, आपके ब्रैंडन मैकलम आए, टीम के चेंजेस हुए, कप्तान चेंज हुए, शेन बॉन्ड आए, उनके कोचेस चेंज हुए, कैसी टीम की तब्दीली आई। 4 से 5 फास्ट बॉलर भाग भाग के बॉलिंग करे न्यूजीलैंड के लिए। ये वही न्यूजीलैंड टीम थी जिसके पास ठीक थे बॉलर, ओके बॉलर थे, लेकिन जब शेन बॉन्ड आए हैं, आप अग्रेशन देखिए, क्या मजेदार अग्रेशन आया उनकी टीम में। बैटिंग को पहले भी अच्छी करते हैं, लेकिन आप बॉलिंग तगड़ी कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड जीतना शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि कोच वो होना चाहिए जो मैनेज कर सके, वो बेस्ट निकाल सके, किसी को थोड़ा डांट के, किसी को प्यार से, किसी को आंख दिखा के, किसी को हाथ रख के। उसको पता होना चाहिए कि ईच सिंगल इंडिविजुअल को कैसे मनूवर करना है। तो शोएब अख्तर के पास अगर पेशकश आए भारतीय टीम के कोच बनने की, तो शोएब अख्तर क्या कहेंगे? नहीं, मैं मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मैं बैक हैंड से मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया बहुत बड़े अच्छे कोचेस हैं, वो आए, वो करे। मैं शेन बॉन्ड का नाम लूंगा, बड़ा ही तगड़ा फास्ट बॉलर है, बड़ा ही खूबसूरत फास्ट बॉलर था, और मैं समझता हूं कि वो आपकी टीम में एक बड़ा एग्रेशन ला सकते हैं। मैं शेन बॉन्ड को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको फास्ट बॉलिंग मेंटोर के लिए, लेकिन जहां तक मेरे से हेल्प हो सकती है मैं वैसे ही हेल्प कर रहा हूं ऑलरेडी। और जो बच्चे पाकिस्तान में पूछते हैं या इंडिया में पूछते हैं, मैं ज़रूर बताता हूं उनको। मैं उनको ये बताता हूं कि याद रखिए, फास्ट बॉलिंग अच्छे शूज़ का नाम है, और फिर 70% फिटनेस का नाम है, और 30% स्मार्टनेस का नाम है। तो ये जल्दी से सीखो, ये सीखो, फिट हो, शार्प हो, और सिचुएशन का पता होना चाहिए कि यार मैंने सिचुएशन बदलानी कैसे है। तो दिस इज व्हाट इज फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट। अगर ये हो तो इंशाल्लाह, मैं पहले ही मदद कर रहा था, अब भी करता रहूंगा जी। बिल्कुल, आप शमी के साथ टिप्स भी शेयर करते रहे। अच्छा शोएब, आपकी नजर में कोच को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए? एक मेन कोच, या फिर बैटिंग के लिए अलग कोच होना चाहिए, बॉलिंग के लिए अलग कोच होना चाहिए? वो ज्यादा मददगार होता है क्या प्लेयर्स के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स के लिए एक अलग कोच होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर शेन बॉन्ड, अगर जैसे उनका नाम मैं रिकमेंड करता हूँ इंडियन टीम के लिए, अगर वो आते हैं तो बैटिंग कोच का अलग मकसद है। वो बैट्समैन कोच जो होता है, जो बैट्समैन होता है, वो शायद फास्ट बॉलर को नहीं समझ पाता। जो फास्ट बॉलर एग्जैक्टली फास्ट बॉलर को समझ पाता है कि इसके साथ चल क्या रहा है, कितनी थकन है, कितनी स्टिफनेस है, कितना
तो वो कप्तान को बेहतर फीडबैक दे सकता है एज अ फास्ट बॉलिंग कोच, बेहतर फीडबैक दे सकता है। धोनी को बेहतर फीडबैक दे, यार ये थका हुआ है, इसको 5 ओवर का नहीं 3 ओवर का स्पेल कराओ, फिर 2-2 का स्पेल करा लो दिन में, तो ये बेहतर इफेक्टिव होगा और परफॉर्मेंस बेहतर देगा। तो आई थिंक अलग अलग कोच सिर्फ 2। भारत में अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो हमारे पुराने खिलाड़ियों में आपको कोई लगता है इन भूमिकाओं में फिट? बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी के नाम लेकर किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग हैं और मैं समझता हूं कि इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और अभी भी आपकी टीम के साथ एक असिस्टेंट कोच लगे हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूं कि इंडिया के पास टैलेंट है। इंडिया को क्या चाहिए ये इंडिया ने डिसाइड करना है। इंडिया ने किस दिशा में आगे जाना है, किस तरफ जाना है, किस रुख मोड़ना है आपने। और मैं समझता हूँ, मैं मुझसे पूछेंगे ऑनेस्टली, मैं चाहता हूँ इंग्लैंड क्रिकेट में एग्रेशन आए और दलेरी आए और लड़ने का जज्बा आए, लेकिन राइट सेटअप के साथ। शोएब अख्तर लगातार इस पेशकश में हमारे साथ बने हुए हैं और मुकाबला फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। शोएब, किसका पलड़ा भारी? 1.5 करोड़ की कौम बन चुकी है न्यूजीलैंड। इंडिया, पूरा पाकिस्तान और बाकी मेरे ख्याल शायद दुनिया, हमदर्दियां पता नहीं मुझे क्यों न्यूजीलैंड के साथ होती नजर आ रही है। सर हार गए ना, इंडिया पाकिस्तान दोनों ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, तो हमदर्दियां तो होंगी न्यूजीलैंड के साथ। हम जख्म खाए बैठे हैं हम दोनों। हाँ, फिर न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, नहीं हमदर्दी इसलिए न्यूजीलैंड के साथ कि कभी जीते नहीं, लेकिन इस समय इतना तगड़ा आए हैं, कितना अच्छा आए हैं ऊपर, तो जिसकी वजह से लगता है कि न्यूजीलैंड इनको फेंटा लगाने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि लोग अब देखिए, जो मर्जी अच्छी क्रिकेट खेले, वो भी ऑस्ट्रेलिया भी जीते, न्यूजीलैंड में जो भी अच्छी क्रिकेट खेले जीते, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग काम हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया फिर जीत गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत जीत चुका है, 4 वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में जीत चुका है। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड एक रिफ्रेशिंग चेंज होगा अगर वर्ल्ड चैंपियन बनता है। लेकिन ग्रुप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जब ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, न्यूजीलैंड में हुआ था वो मुकाबला, अब फाइनल ऑस्ट्रेलिया में होना है, न्यूजीलैंड को घर से बाहर निकलना होगा। घर से बाहर निकलना होगा और घर से बाहर निकल के कप घर में लाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम की जो डेप्थ है, लंबी बैटिंग लाइनअप है, और अगर वो टॉस जीत गए तो उन्होंने तगड़ी बैटिंग की। देखा, मैंने टॉस का कहा था ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर यही इंडिया कर जाता पहले बैटिंग, तो इंडिया भी 350 कर जाता। तो मैं देखता ऑस्ट्रेलिया कैसे कम बैक करता। नहीं, लेकिन सवाल ये कि न्यूजीलैंड तो घर के शेर माने जाते हैं। नहीं, मकलम बिल्कुल ही और तरह से खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब वो टॉस जीतेंगे और वर्ल्ड कप फाइनल है, वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आप देखेंगे लड़ाई लड़ी कैसे जाती है, आप ये देखेंगे बैट्समैन उनके लड़े कैसे, कोशिश कैसे करेंगे। मैं समझता हूँ कि इनकी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज करेगी ऑस्ट्रेलिया के 3 वीक फास्ट बॉलर्स को, फॉकनर, वॉटसन, मैक्सवेल को ये एक्सपोज करेंगे। ये मिचेल जॉनसन को भी एक्सपोज करेंगे। याद रखना, मिचेल जॉनसन ऑलरेडी एक्सपोज हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, ब्रेंडन मैकलम बहुत बुरी तरह मारा था उनको, तो ये एक्सपोज करेंगे। तो मुझे लगता है ये पहली टीम है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को भी तंग करेगी और पूरा चांस लेंगे वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन मैं समझता हूँ अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो समझिए फाइनल भी जीत गया। बोल्ट का जादू चलेगा? बोल्ट का जादू चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हेनरी का चलेगा, सऊदी का चलेगा, मकालम चलेंगे, एलिट चलेंगे, केन विलियमसन चलेंगे। टीम बड़ी तगड़ी है न्यूजीलैंड की, मैं बता रहा हूँ। ये वाइट टीम है। क्यों टीम तगड़ी है? कप्तान दलेर है, अपने भाई को बाहर बिठा दिया उसने, विटोरी को रिटायरमेंट से निकाल के ले आए। जब कप्तान इतना सेल्फलेस होता है तो टीम सारी खड़ी हो जाती है कि हमारा कप्तान ही सेल्फलेस है, तो लड़ो। तो उसने अपने भाई को बैठा के विटोरी से काम ले लिया, और विटोरी ने कैसा काम किया आगे देखिए। जब आप लोगों को बनाना शुरू करते हो ना, तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। लोग इतने अच्छे बुरे नहीं होते, लोग समझे से ही होते हैं सारे बेचारे, लेकिन उनको थोड़ा सा लाड करके काम लिया जा सकता है। तो ये क्वालिटी होती है कप्तान की। तो मैं समझता हूँ कि मकलम जो है एक जबरदस्त कप्तान, जबरदस्त ड्रेसिंग रूम। वैसे मकलम वर्सेस क्लार्क, इस तुलना को किस तरीके से देख रहे हैं? मकलम बिकॉज बहुत दलेर आदमी है वो, बहुत दलेर, हंसमुख, दलेर, वेरी डाउन टू द अर्थ। और मैं समझता हूँ कि क्लार्क अपनी टीम के साथ बहुत जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं और बड़े अच्छे तगड़े कप्तान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी हमदर्दियाँ न्यूजीलैंड के साथ है। मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड जीते, रिफ्रेशिंग चेंज आए। फिर मैं समझता हूँ कि एक तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही ज्यादा टेस्ट करेगी न्यूजीलैंड को, और लेकिन न्यूजीलैंड भी इनको छोड़ेगी नहीं, इनको भी टेस्ट करेगी। तो मजा क्या आएगा कि वो इनको तंग करेंगे, ये इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई का मजा देखना होगा ना, तो आप फाइनल में देखिएगा। शोएब, क्लार्क की फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि मैकलम के पास ये भी एक एडवांटेज कि लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला जो लीडर के लिए एक मिसाल कही जाती है, उस पर भी खरे उतर रहे हैं ब्रैंडन मैकलम? बिल्कुल, और ये समझें कि क्लार्क से बिल्कुल ही रन नहीं हो पा रहे और बड़ी बुरी तरह आउट भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम।
लेकिन मैं समझता हूं कि मक्कलम जब कप्तानी बारी खेल जाता है ना, जब तेज खेल जाते हैं तो पूरी टीम का मोराल उठ जाता है। जब वो आते हैं, वो 70 करता, तेज 70 करता, तो बाकी टीम खड़ी हो जाती है पीछे कि हमारा कप्तान 70 कर रहा है लड़के, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो टीम को उठाना होता है, स्टेज सेट कर देते हैं, मतलब स्टेज सेट करते हैं, पेस सेट करते हैं, और फील्डिंग वो तगड़ी करते हैं। कीपर वो थे, छोड़े कीपिंग किसी और से करा रहे हैं। सेक्रीफाइसेस देखिए आप एज ए कप्तान, जब कप्तान ही इतना बड़ा हो तो फिर टीम कैसे ना लड़े फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व विजेता में हमारे साथ बने रहने के लिए। शोएब अख्तर जो कह रहे हैं कि फाइनल में पूरी तरीके से पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी। खास पेशकश देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।